यस, तो थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ अपन ने बच्चों डिस्कस किया था। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा कि जब हम लोगों ने फर्स्ट लॉ बच्चों डिस्कस किया था, ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, है ना। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम लोगों ने वर्क डन, है ना, बहुत सारे डिफरेंट प्रोसेस के बारे में डिस्कशन किया था। लेकिन बच्चों इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया कि हमें पढ़ना है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ तो हमने पढ़ा, बट सेकंड लॉ की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? ऐसा मतलब क्या था कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो इसके लिए बच्चों रिक्वायरमेंट पड़ी आपकी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम लोगों ने बच्चों डिस्कस किया था कि इसका जो बेसिक स्टेटमेंट था, दैट इज द कंजर्वेशन एनर्जी, कि जो एनर्जी है उसका प्रॉपर कंजर्वेशन है ना। उसको लेके वहां पे अपन ने बहुत सारे टर्म डिफाइन किए थे, चाहे वो आइसोथर्मल प्रोसेस हो, एडियाबैटिक हो, ठीक है, फ्री एक्सपांशन हो, आइसोबारिक, आइसोकोरिक। तो डिफरेंट प्रोसेस के अंदर हम लोगों ने क्या देखा बच्चों? वर्क डन, और वर्क डन के साथ हम लोगों ने वहां पे हीट, ठीक है, और इसके साथ बच्चों हम लोगों ने डेल्टा ई, ठीक है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, जिसको अपन डेल्टा यू भी बोलते हैं। तो कुछ एक कॉमन टर्म हम लोगों ने वहां पे डिस्कस किए थे। बट ऐसा क्या था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कि बच्चों ऐसे कौन से पॉइंट्स रहे जिनको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया? तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि सेकंड लॉ की रिक्वायरमेंट, बिकॉज फर्स्ट लॉ में हम लोग बहुत परेशान हुए है ना, बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस करी थी। तो वही फर्स्ट लॉ में इतना परेशान हो गए, तो फिर सेकंड लॉ की पढ़ने की क्या जरूरत रही ऐसी, है ना। तो कुछ तो रीजन है। तो देखो, सेकंड लॉ इसलिए बच्चों एग्जिस्टेंस में आता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की अकॉर्डिंग हम बहुत सारे प्रोसेस की जो फिजिबिलिटी है, जितनी भी हम प्रोसेस पढ़ते हैं या हमारी नेचर में बच्चों आपके आसपास जो भी प्रोसेस हो रहे हैं, ठीक है, तो उन प्रोसेस की जो फिजिबिलिटी है, तो फिजिबिलिटी का बच्चों बेसिक मतलब क्या है कि वो कोई भी केमिकल रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है कि नहीं प्रोसीड हो रहा है। और प्रोसीड होने का मतलब बच्चों कि वो रिएक्टेंट साइड से प्रोडक्ट साइड में कन्वर्ट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, इसको अपन बोलते हैं फिजिबिलिटी। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन फीजिबल है या फीजिबल नहीं है, ठीक है, मतलब वो रिएक्टेंट साइड से प्रोडक्ट साइड में कन्वर्ट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, वो हम लोगों ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ऐसा कहीं भी हम लोगों ने डिस्कशन नहीं किया, ठीक है। वहां पे सिर्फ बच्चों बोला था कि वर्क डन हो रहा है, नहीं हो रहा है, एनर्जी चेंज, हीट, है ना, इन सारी चीजों को डिस्कशन किया था। बट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बच्चों एक्सप्लेन ये करता है कि फर्स्ट लॉ ने एक्सप्लेन क्या नहीं किया था। तो फर्स्ट लॉ कैन नॉट एक्सप्लेन या कैन नॉट टेल अबाउट द फिजिबिलिटी ऑफ ए प्रोसेस, ठीक है। तो जितने भी प्रोसेस है उनकी जो फिजिबिलिटी है, और फिजिबिलिटी बच्चों अंडर एनी गिवन कंडीशन, अंडर गिवन कंडीशन, है ना, जो भी टेम्परेचर, प्रेशर, कुछ भी होगा, तो उस कंडीशंस के अंदर वो केमिकल रिएक्शन फीजिबल होगा कि नहीं होगा, ये बच्चों फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो जिसको बच्चों एक्सप्लेन करने के लिए आपका आता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जहां पे हम लोग बच्चों पढ़ रहे थे डेल्टा एस के बारे में, चेंज इन इंट्रोपी ऑफ सिस्टम। तो इंट्रोपी के चेंज को बच्चों अपन कहाँ पढ़ेंगे, या फिर अपन डेल्टा जी की बात करें? तो देखो, डेल्टा जी हम लोगों ने बच्चों बिल्कुल भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में नहीं रीड किया था। तो डेल्टा एस और डेल्टा जी, तो क्वेश्चन में अगर डेल्टा एस डेल्टा जी के बारे में कुछ भी आता है, तो बिल्कुल बच्चों आपको सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को फॉलो करना पड़ेगा। बिल्कुल बात समझ में आ रही है? तो सेकंड लॉ की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? बिकॉज फर्स्ट लॉ ने ऐसा एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि कोई भी केमिकल प्रोसेस की जो फिजिबिलिटी है अंडर गिवन कंडीशन, वो फिजिबल हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो फर्स्ट लॉ में ऐसा कुछ कहीं पे कुछ नहीं था मैथमेटिकली, ठीक है। आपको पता होगा, ठीक है, आप बता सकते हो कि सर ये यहाँ पे फीजिबल है कि नहीं, बट मैथमेटिकली तो बच्चों निकालना पड़ेगा ना। तो मैथमेटिकली अपन सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स से प्रूफ करेंगे, बट फर्स्ट लॉ ने फिजिबिलिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन को एक्सप्लेन नहीं किया था। इतनी बात क्लियर हुई? सेकंड लॉ की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, है ना, और सेकंड लॉ किस लिए लगाना है? डेल्टा एस और डेल्टा जी के लिए, चेंज इन एंट्रोपी और चेंज इन गिब्स एनर्जी। तो मैं ना एक आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ समझाने के लिए कि फर्स्ट लॉ एक्चुअली में एक्सप्लेन क्यों नहीं कर पाया था। मैंने बच्चों बोला कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हम लोग पढ़ते हैं कि डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू होता है क्यू प्लस डब्ल्यू, ठीक है। ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ते आते हैं।
मैंने बच्चों सपोज किया कि मान कर चलो हमारे पास एक प्रोसेस है आइसोथर्मल, एक प्रोसेस है, दिस इज आइसोथर्मल इन नेचर। अगर बच्चों आइसोथर्मल है तो पता है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी हो जाएगी आपकी, जीरो। बिकॉज पता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो कैसा होता है, कांस्टेंट। इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट T1 T2 इज इक्वल टू इक्वल, तो उस केस में इंटरनल एनर्जी बच्चों क्या होता है, आपको बताया था कि डेल्टा ई बोलो या फिर इसे आप बेटा डेल्टा यू बोलो, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है ना। जब टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो इस केस में इंटरनल एनर्जी भी चेंज होने वाली नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज जीरो। तो अगर बच्चों ये जीरो हो गया तो इसका मतलब हम लोगों ने पढ़ा था कि सर Q इज इक्वल टू निकल के आएगा माइनस डब्ल्यू, है ना। Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू अपन बोल सकते हैं। बच्चों यहाँ पे हीट कैसा है, पॉजिटिव, क्यू कैसा है, पॉजिटिव है। तो हीट अगर पॉजिटिव, इसका मतलब हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, है ना। अपन बोल सकते हैं कि हमारे पास एक सिस्टम है, ठीक है, मानकर चलो बेटा हमारे पास एक कुछ इस तरीके से एक सिस्टम है, तो ये सिस्टम क्या कर रहा है, इसमें इसके सामने अगर मैं प्लस क्यू लिखता हूँ, ये प्लस क्यू ऊपर लिखा है, तो हीट अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब सिस्टम के द्वारा हीट एब्जॉर्ब की जा रही है। तो मैं बच्चों कहूँ कि हीट एब्जॉर्ब सिस्टम के द्वारा हुई सपोज 100 जूल, आप समझना, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एक सिस्टम के द्वारा बच्चों हीट एब्जॉर्ब होती है आपकी 100 जूल। अगर हीट बच्चों 100 जूल एब्जॉर्ब हुई तो बोलो वर्क डन कितना होगा, तो बोलोगे सर वर्क डन जो होगा ना वो 100 जूल ही होगा। तो ये बात समझ आ रही है भाई, Q इक्वल टू माइनस डब्ल्यू है ना। तो यहाँ पे माइनस डब्ल्यू का मतलब क्या है, डब्ल्यू का मतलब है वर्क बाय दी सिस्टम, हमने पढ़ा था, ठीक है। प्लस डब्ल्यू का मतलब वर्क डन दी सिस्टम, तो माइनस डब्ल्यू का मतलब क्या है, वर्क डन बाय दी सिस्टम। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो किसी भी सिस्टम को अगर तो 100 जूल एनर्जी सप्लाई की जा रही है, वो इतनी एनर्जी को कर रहा है, इतनी हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो वर्क डन में बच्चों क्या होगा, वर्क डन आपका हो जाएगा 100 जूल। बट आप मुझे समझ के बताओ, ऐसा कोई सा भी प्रोसेस नेचर में ऐसा हो जो सही में बच्चों आप लोग आपके आसपास जैसे बहुत सारी गाड़ियां हैं, बहुत सारे इंजन हैं जो आप देख रहे होते हो, तो अगर मैं कहूँ कि बेटा बाइक है ना, उस बाइक का जो इंजन है, तो मैं बोलूँ कि भाई उसमें जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो कितनी है, उसका मतलब माइलेज कितना है, तो बोलो सर उसका माइलेज ना, बाइक का माइलेज 50 to 60 होता है, 50 to 60 किलोमीटर पर लीटर, कुछ ऐसा माइलेज आपका रहता है। डिफाइन कर रहा है, तो अब मुझे ध्यान से बताना कि ऐसा क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल होता है। भाई बाइक को अगर आपने 100 जूल एनर्जी, क्या 100 जूल बच्चों परफॉर्मेंस देता है, ऐसा कहीं नहीं होता है। और आपको पता है कि जितनी भी बाइक जो भी इंजन होते हैं उनकी एफिशिएंसी होती है ना, लगभग 28% के आसपास की, 28% की, मतलब अगर किसी भी सिस्टम को अगर बच्चों 100 तो वो इंजन यूटिलाइज करेगा, बाकी जितना पार्ट बचा है आपका 70% के जो आसपास जो भी जाएगा, है ना, मतलब हम बोल सकते हैं कि 72
किसी भी सिस्टम के द्वारा जो अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से अपन बोल रहे थे कि सेकेंड लॉ की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी थी। पहला तो वही है कि फिजिबिलिटी ऑफ प्रोसेस डिफाइन नहीं हुआ फर्स्ट लॉ में, तो सेकेंड लॉ आ गया। रीजन आपको मैंने दिया मैथमेटिकली। और सेकंड बच्चों ये है कि फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग हम जो बात करते हैं वहां पे देख देख सकते हैं कि फर्स्ट लॉ के अंदर जो वर्क डन है, हीट है या फिर डेल्टा ई है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, उन सब के बारे में डिस्कशन करते हैं, बिकॉज वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं होता है कि बच्चों जो आपका कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क इज पॉसिबल और नॉट। तो जो भी हीट आपकी दी जा रही है वो एग्जैक्टली भाई पूरी के पूरी कन्वर्ट हो रही थी ना, 100 दी 100 कन्वर्ट हो रही है, बट प्रैक्टिकली और रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता है। तो इस तरीके से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यहाँ पे क्या होता है, फेल हो जाता है। देन बच्चों यहाँ पे आता है आपका सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया था, जिसमें बच्चों काफी सारे पॉइंट्स है। इंट्रोपी चेंज के बारे में अपन ने डिस्कस किया था, ठीक है, और बाकी और भी पॉइंट्स। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, और जिसको हमने स्टेटमेंट वाइज भी बच्चों लिखा था कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से जो इंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स है बच्चों, वो हमेशा इंक्रीज हो रही है ना, कंटिन्यूअसली वो इंक्रीज कर रही है। क्यों? बिकॉज ऑफ नेचुरल प्रोसेस। तो लिखा था अपन ने कि डेल्टा एस यूनिवर्स इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो डेल्टा एस यूनिवर्स अगर बच्चों ग्रेटर देन जीरो है तो इट मींस डेल्टा एस यूनिवर्स का मतलब डेल्टा एस सिस्टम। यूनिवर्स किससे मिलकर बना है? सिस्टम और सराउंडिंग से ना। तो डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, ठीक है, इसकी वैल्यू भी बच्चों क्या होगी? ग्रेटर देन जीरो होगी। तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखो मैं आपसे अगर ऐसा कहूँ कि चलो एक मैं थोड़ा सा एक एप्लीकेशन बताता हूँ। मैंने बच्चों को कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये है ना, इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर है T1 और एक सेकंड ऑब्जेक्ट है, इसका बच्चों टेम्परेचर आपका T2। और मैंने कहा कि T2 टेम्परेचर इज ग्रेटर देन T1 टेम्परेचर। तो इन दोनों को बच्चों हम लोगों ने सिस्टम कर दिया कनेक्ट आपस में। तो आप मुझे बताओ कि हीट का ट्रांसफर कहाँ से कहाँ होगा? वो आपको पता क्या है? आपको पता है कि सर हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में हीट का मूवमेंट होता है, ये सभी को पता है। तो बोलोगे सर यहाँ से यहाँ फ्लो होगा, बट एक्चुअली में ये तो आपको पता है बच्चों, बट मैथमेटिकली एक्सप्लेन कैसे होगा? ये बात समझ में आ रही है? तो मैथमेटिकली एक्सप्लेन करने के लिए ही तो बच्चों सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिस्कस किया जाएगा। ये समझ में आ रहा है? तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये बच्चों बिल्कुल एक्सप्लेन करता है कि टेम्परेचर जो हीट का मूवमेंट है फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो लो टेम्परेचर मैथमेटिकली कैसे एक्सप्लेन होगा। आपको तो पता है कि सर हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर होगा, वो आपको पता है, बट उस मैथमेटिकली कैसे एक्सप्लेन होगा तो वो बच्चों एक्सप्लेन किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। समझ में आया ना सेकंड लॉ का यूज कैसे करना है, क्या है? परफेक्ट सभी को? गुड। तो यहाँ पे बच्चों हम लोगों ने कुछ स्टेटमेंट डिस्कस किए थे, है ना, उसकी तरफ अपन चल रहे हैं। तो मैंने कहा था कि एक फॉर्मूला ड्राइव किया था अपन ने कि सर डेल्टा यू इक्वल टू यू प्लस डब्ल्यू। जहाँ पे हमने इसको रिजल्ट किया था कि कोई एक सिस्टम है, तो इफ वी कंसीडर वर्क डन बाय दिस सिस्टम तो उसमें क्यू आपकी एब्जॉर्ब होगी, तो जिसको अपन ने लिखा था कि डेल्टा यू इक्वल टू प्लस क्यू, और यहाँ बच्चों आपका माइनस डब्ल्यू। ठीक है, इसको अपन ने ऐसे लिखा था कि हम यहाँ पे कर सकते हैं कंसीडर कि वर्क डन बाय दी सिस्टम, वर्क डन बाय दी सिस्टम मतलब वो डब्ल्यू निगेटिव में। तो वर्क डन बाय दी सिस्टम, सिस्टम काम कर रहा है तो बच्चों हीट क्या होगा? हीट एब्जॉर्ब होगी। अरे इसका मतलब मैं लिख रहा हूँ, ये आपको समझ में आना चाहिए कि वर्क डन बाय दी सिस्टम, वर्क डन बाय दी सिस्टम इट मींस जो हीट है बच्चों वो आपकी जो क्यू लिखा है, ये क्यू क्या होगी? आपकी एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, तो अपन ने उसको वहां पे ऐसे लिख दिया है। और बाकी मैं वर्क डन को बच्चों एक्सप्लेन करूं तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा? डब्ल्यू इक्वल टू एक्सपेंशन वर्क प्लस आपका डब्ल्यू था नॉन एक्सपेंशन। ये अपन ने क्लास में लिखा था। ये बच्चों कोई टोटल आपका जो वर्क है वो दो पार्ट में कैटेगराइज होता है, एक आपका रहता है एक्सपेंशन वर्क, एक होता है आपका नॉन एक्सपेंशन वर्क। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आ रहा है ना कि डेल्टा यू इक्वल टू यू प्लस डब्ल्यू फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से। और वहां पे हम बोल सकते हैं कि डब्ल्यू को अपन ने माइनस में बच्चों क्यों लिया? अगर ये आपका हीट प्लस होगा तो डब्ल्यू माइनस होगा, क्योंकि वर्क डन बाय दी सिस्टम
तो बच्चों क्यू वहां पे आपकी हीट होगी एब्जॉर्ब, ठीक है। टोटल आपका वर्क बच्चों डिफाइन कैसे होता है, आपका एक्सपेंशन वर्क प्लस आपका नॉन एक्सपेंशन वर्क, इसको ध्यान रखना है। इसके बाद मैं इसको ड्राइव करता हूँ, इसका थोड़ा डेरिवेशन है बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो, बट फिर भी एक बार अपन देख लेते हैं आता कैसे है। तो डेल्टा यू इक्वल टू बच्चों बन गया आपका क्यू माइनस डब्ल्यू, डब्ल्यू की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई है, डब्ल्यू आ चुका है आपका डब्ल्यू एक्सपेंशन प्लस डब्ल्यू आपका नॉन एक्सपेंशन, ठीक है ना, ये हो गया है। बाकी अपन क्यू लिख सकते हैं, तो क्यू इक्वल टू क्या बन जाएगा, क्यू इक्वल टू डेल्टा यू, बाकी आपका प्लस में वर्क डन एक्सपेंशन प्लस वर्क डन आपका नॉन एक्सपेंशन, ठीक है। उसके बाद आपको पता है कि क्यू, क्यू को बच्चों लिख सकते हैं अपन टी इंटू डेल्टा एस, यू हो जाएगा आपका टी इंटू डेल्टा एस, दैट इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस, अच्छा एक्सपेंशन वर्क डन बच्चों क्या होता है फॉर्मूला, एक्सपेंशन वर्क डन होता है पी इंटू डेल्टा बी, दिस इज एक्सपेंशन वर्क डन, ठीक है। और उसके बाद आपका नॉन एक्सपेंशन वर्क डन उसको वैसे रहने दो, वर्क डन ऑफ नॉन एक्सपेंशन, ठीक है। उसके बाद आपको पता है कि डेल्टा यू और बच्चों पी इंटू डेल्टा बी ये क्या होता है, ये हम लोगों ने पहले पढ़ा है, डेल्टा यू प्लस पी इंटू डेल्टा बी इट इज इक्वल डेल्टा एच, याद है ना, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी इंटू डेल्टा बी होता है ना। तो ये पूरा बन जाएगा यहाँ से आपका, मैं लिख सकता हूँ इधर टी इंटू डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच प्लस वर्क डन आपका नॉन एक्सपेंशन, लिख रहा हूँ मैं शॉर्ट में नॉन एक्सपेंशन, ठीक। और फिर उसके बाद देखते हैं इसको इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं, तो ये आपका बन जाएगा टी इंटू डेल्टा एस माइनस में डेल्टा एच इज इक्वल टू वर्क डन आपका नॉन एक्सपेंशन। और फिर इसको इधर ऐसे भी लिख सकते हैं कि माइनस अपन ने इधर बाहर निकाला तो डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस इट इज इक्वल टू वर्क डन नॉन एक्सपेंशन। और आपको पता है कि डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस क्या था, ये डेल्टा जी था, तो यहाँ से बन गया माइनस में आपका डेल्टा जी इक्वल टू वर्क डन नॉन एक्सपेंशन। तो बच्चों ये बड़ा इंपॉर्टेंट से रिजल्ट निकल के यहाँ पे आता है ना, ये रिजल्ट कैसे निकल के आया वो डेरिवेशन अपन ने किया है। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ इस रिजल्ट की हेल्प से कि माइनस डेल्टा जी इक्वल टू डब्ल्यू नॉन एक्सपेंशन आया, तो डिक्रीज इन गिव्स फ्री एनर्जी, एक एनसीईआरटी में स्टेटमेंट है, एक एनसीईआरटी के अंदर स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट में रीड कर रहा हूँ, द डिक्रीज इन गिव्स फ्री एनर्जी, गिव्स एनर्जी में डिक्रीज होना इज इक्वल टू मैक्सिमम यूजफुल वर्क और नॉन एक्सपेंशन वर्क, यूजफुल वर्क को ही अपन क्या बोलते हैं, नॉन एक्सपेंशन वर्क, ठीक है। तो जब नॉन एक्सपेंशन वर्क होता है किसी भी सिस्टम के द्वारा, ये बच्चों यूजफुल वर्क होता है, बात वो एक ही है, तो उस केस में जो गिव्स फ्री एनर्जी की वैल्यू होती है बच्चों वो डिक्रीज करती है। और आपको पता है कि सर डेल्टा जी की वैल्यू माइनस अगर आ रही है, वो कम हो रही है, तो वहां पे आपका फिजिबिलिटी होती है केमिकल रिएक्शन की। अरे समझ में आ रहा है, तो इसको हमने एक्सप्लेन बच्चों कैसे किया है, एनसीईआरटी के पॉइंट्स को पूरा क्लियर हुआ है, ठीक है। तो डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, सबको समझ में आ रहा है, बिल्कुल आसान है। बाकी बच्चों डब्ल्यू टोटल कितना होगा, बटन एक्सपेंशन प्लस आपका नॉन एक्सपेंशन, और डेल्टा यू इक्वल टू क्यू माइनस टोटल आपका वर्क डन ये, तो क्यू अपन बाहर निकालते हैं, बाकी बच्चों यहाँ से ये, और डेल्टा यू प्लस पी इंटू डेल्टा बी क्या होता है, डेल्टा एच, ठीक है ना, ये डेल्टा एच। बाकी आपको इसको इधर इधर शिफ्ट करेंगे, तो बच्चों आपका डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस क्या बन जाएगा, डेल्टा जी, तो माइनस में डेल्टा जी इक्वल टू वर्क डन नॉन एक्सपेंशन, इसको ध्यान रखना है। सभी को क्लियर हुआ यहाँ तक, यस, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक, डन। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी फॉर सिस्टम एंड डेल्टा एस फॉर यूनिवर्स, ठीक है, डेल्टा एस फॉर यूनिवर्स। तो हम लोग डेल्टा जी फॉर सिस्टम एंड डेल्टा एस फॉर यूनिवर्स, इनका आपस में रिलेशन क्या होता है उसको अपन यहाँ पे देखेंगे। डेल्टा जी बच्चों सिस्टम है, डेल्टा एस आपका यूनिवर्स है, यूनिवर्स और सिस्टम को लेके बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे एक आप लिखते हैं फॉर्मूला की डेल्टा एस यूनिवर्स इज इक्वल टू डेल्टा एस फॉर सिस्टम प्लस डेल्टा एस फॉर सराउंडिंग, ठीक है। टोटल यूनिवर्स की एंट्रोपी चेंज बच्चों क्या होगा, वो आपका सिस्टम में एंट्रोपी चेंज प्लस आपके सराउंडिंग में एंट्रोपी चेंज। तो डेल्टा एस फॉर यूनिवर्स इज इक्वल टू हम लिखेंगे डेल्टा एस फॉर सिस्टम प्लस
अच्छा, डेल्टा एस सराउंडिंग को बच्चों अपन लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ डेल्टा एस सिस्टम के टर्म में। उसे अपन लिख सकते हैं कैसे, बस कुछ नहीं करना है, प्लस का माइनस। अगर सिस्टम बच्चों, सिस्टम की इंट्रोपी चेंज अगर प्लस में है तो सराउंडिंग की माइनस, मतलब क्या होगा कि एक हीट को रिलीज करेगा तो एक हीट को एब्जॉर्ब करेगा। तो डेल्टा एस सराउंडिंग को अगर आपको लिखना है इन टर्म्स ऑफ डेल्टा एस सिस्टम, तो बच्चों वो हो जाता है आपका यहाँ से जो प्लस है वो आपका यहाँ से माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस में डेल्टा एस फॉर सिस्टम डिवाइड बाई टेम्परेचर। बस इस बात को ध्यान रखना कि अगर आपको डेल्टा एस सराउंडिंग को कभी भी चेंज करना हो डेल्टा एस सिस्टम के साथ, तो उस केस में बच्चों ये रिजल्ट आता है, ठीक है ना। अगर वो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों, डेल्टा एस सराउंडिंग प्लस में है ना, देखो डेल्टा एस सराउंडिंग प्लस में है तो सिस्टम बच्चों कैसे हो जाएगा, तो उसको लिखने का तरीका मैथमेटिकली यही होता है कि आप माइनस लगाओ और डेल्टा एस सिस्टम डिवाइड बाई टेम्परेचर से आप डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा की पॉइंट है, कभी भी अगर ऐसा एडवांस वगैरह में कोई पॉइंट्स आता है तो वहां पे आप बिल्कुल ध्यान रख सकते हो कि सराउंडिंग को सिस्टम में एंट्रोपी चेंज कैसे कर सकते हैं। तो अपन क्या करें बच्चों, इस पूरी इक्वेशन में टी से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड में, तो ये बन जाएगा टी इंटू डेल्टा एस फॉर यूनिवर्स इज इक्वल टू टी इंटू डेल्टा एस फॉर सिस्टम, ठीक है। एंड आपका यहाँ पे हो जाएगा माइनस में डेल्टा एस फॉर सिस्टम, ठीक है। एक ये बन गया आपका यहाँ से फॉर्मूला। अब ऐसा कर लेते हैं कि टी इंटू डेल्टा एस फॉर यूनिवर्स इधर ही रखते हैं, कॉमन ले लेते हैं डेल्टा एस, और माइनस कॉमन, चलो माइनस कॉमन ले लेते हैं, थोड़ा अलग बनाते हैं। माइनस कॉमन लिया तो आपका बन गया डेल्टा एस फॉर सिस्टम, ये प्लस में हो जाएगा, बाकी ये माइनस में, तो टी इंटू डेल्टा एस फॉर सिस्टम, ठीक है ना। और आपको पता है कि डेल्टा एस बन सके यहाँ पे डेल्टा एस फॉर सराउंडिंग, डेल्टा एस नहीं, डेल्टा एच होना चाहिए, इसे इंथैल्पी चेंज नॉट एंट्रोपी चेंज, डेल्टा एच आएगा क्योंकि यहाँ पे फिर डेरिवेशन मिस्टेक हो रही है। तो ये हो जाएगा टी इंटू डेल्टा एस, यहाँ पे बचेगा सिर्फ डेल्टा एच। यस, एक सेकेंड, यहाँ पे डेल्टा एच होगा, इंथैल्पी चेंज कन्वर्जन कर रहे हैं अपन, डेल्टा एच, यहाँ भी डेल्टा एच, हाँ ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। तो डेल्टा एस फॉर सराउंडिंग अगर कन्वर्ट करना है, डेल्टा एस सिस्टम नहीं, उसका रिजल्ट है, हम लोग पढ़ते हैं ना कि डेल्टा एंट्रोपी चेंज फॉर्मूला क्या आता है आपका, डेल्टा एस डिवाइड बाई टी, या क्यू रिवर्सिबल डिवाइड बाई टी होता है ना, तो वही फॉर्मूला है। अपन ऐसे यहाँ पे ये कर रहे हैं, तो डेल्टा एस सिस्टम डिवाइड बाई टी, तो फर्क ये बचेगा। अब यहाँ से डेल्टा एस सिस्टम माइनस टी इंटू डेल्टा एस, ये फॉर्मूला आपका रहता है डेल्टा जी का, ठीक है, ये होता है आपका डेल्टा जी। तो डेल्टा जी फॉर सिस्टम वो भी माइनस में होगा, इज इक्वल टू, तो यहाँ पे होगा टी इंटू डेल्टा एस फॉर यूनिवर्स। तो एक ये भी रिजल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट से निकल के आता है यहाँ पे कि डेल्टा जी फॉर सिस्टम इज इक्वल टू, डेल्टा जी फॉर सिस्टम इज इक्वल टू टी इंटू डेल्टा एस, है ना। अगर ये माइनस में है तो इसको आप माइनस को इधर भी कर सकते हो, तो फिर ये प्लस हो जाएगा, फिर ये माइनस, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी करेक्ट होगा, ठीक है। तो कभी भी क्वेश्चन आता है डेल्टा जी फॉर सिस्टम, ध्यान दो बच्चों, डेल्टा जी फॉर सिस्टम एंड डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स, अगर इन दोनों के बारे में कभी न्यूमेरिकल में बात की जा रही है तो आपको क्या लगाना है फॉर्मूला, ये वाला, माइनस में टी इंटू डेल्टा एस फॉर यूनिवर्स, है ना, इज इक्वल टू, यहां से होगा डेल्टा जी फॉर सिस्टम, ठीक है। तो किसी भी सिस्टम में जो गिब्सन एनर्जी चेंज है अगर बच्चों को पॉजिटिव है, ठीक है, तो आपका जो इंट्रोपी चेंज होगा यूनिवर्स का वो होगा माइनस में टी इंटू डेल्टा एस। तो ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे अपन। यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? ये दोनों डेरिवेशन बिल्कुल एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है, वो मैंने एक्सप्लेन किया। तो यहाँ से रिजल्ट आ गया कि सर डेल्टा जी फॉर सिस्टम इज इक्वल टू माइनस में टी इंटू डेल्टा एस फॉर यूनिवर्स, ठीक है। ये रिजल्ट आपके सामने आ गया। अब इस रिजल्ट के बेस पे कुछ केसेस में डिस्कस करूंगा। तो बच्चों पहले बात करते हैं अपन केस फर्स्ट। तो केस फर्स्ट में अपन पढ़ेंगे कि डेल्टा एस यूनिवर्स इज ग्रेटर देन जीरो। डेल्टा एस बच्चों का यूनिवर्स का ग्रेटर देन जीरो होता है, तो आप मुझे बताओ डेल्टा जी फॉर सिस्टम क्या होगा। डेल्टा
वैल्यू बच्चों ग्रेटर देन है, पॉजिटिव में है, तो डेल्टा जी क्या होगा, नेगेटिव में आएगा ना फिर वो। तो डेल्टा जी फॉर सिस्टम इज लेस देन जीरो। अगर लेस देन जीरो बच्चों हो गया डेल्टा जी, तो दैट्स व्हाई प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस। प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस मीन नेचर या स्पॉन्टेनियस रिएक्शन देखने को मिलेगी। नेक्स्ट बात करते हैं वाला, उसी से अपन कर रहे हैं ना। डेल्टा सी इनवर्स ग्रेटर देन जीरो होगा तो डेल्टा जी सिस्टम आपका लेस देन जीरो, मतलब ये वैल्यू आपकी नेगेटिव, और डेल्टा जी बच्चों जब जब नेगेटिव होता है तो प्रोसेस फिजिबल होता है, स्पॉन्टेनियस नेचर होता है। नेक्स्ट, डेल्टा इज फॉर यूनिवर्स इफ इट इज इक्वल टू जीरो। अगर बच्चों इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो उस केस में बताओ, तो डेल्टा जी की वैल्यू कितनी आएगी, वो भी जीरो। डेल्टा जी फॉर सिस्टम इज इक्वल टू जीरो। और डेल्टा जी अगर बच्चों सिस्टम के जीरो हो जाएगा तो आपको पता है कि सर रिएक्शन कहाँ पे होने वाली है, रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम वगैरह हम लोगों ने हर जगह पढ़ा है। तो केमिकल जो इक्विलिब्रियम कंडीशन आती है तो उस केस में डेल्टा जी बच्चों सिस्टम का कितना होता है, जीरो। नेक्स्ट, केस थर्ड। केस थर्ड की बात करें तो इसमें लिखा अपने डेल्टा एस फॉर यूनिवर्स इफ इट इज लेस देन जीरो। डेल्टा एस अगर बच्चों लेस देन जीरो होगा तो बताओ जरा रिजल्ट क्या आ रहा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। प्लस होते ही आपका डेल्टा जी जो आपके सिस्टम का होगा इट इज ग्रेटर देन जीरो। अगर बच्चों पॉजिटिव में आ रहा है तो अगर डेल्टा जी पॉजिटिव में आता है तो प्रोसेस कैसा होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस। ये कुछ कंडीशंस हैं बच्चों, जब क्वेश्चंस आते हैं तो उन क्वेश्चंस के अंदर आपसे ये पूछा जाएगा, एक तो डेल्टा एस है ना और डेल्टा जी के बारे में, कि कौन से गिवन ऑप्शंस ऐसे हैं डेल्टा जी और डेल्टा एस के जहाँ पे प्रोसेस इक्विलिब्रियम में है, या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस है, या फिर आपका स्पॉन्टेनियस है। ठीक है ना, इस बात को आपको ध्यान रखना है। यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? यस। हाँ, बहुत ही आसान है, इसमें ऐसा कुछ डिफरेंट नहीं था। ठीक है, यहाँ तक आपको ध्यान रखना है इसमें। वो डेरिवेशन के अंदर दो पॉइंट्स वो डिस्कस किए, वो इम्पोर्टेंट रहेंगे आपके। चलो आगे चलते हैं अपन। यस, तो डेल्टा जी और डेल्टा एस डिस्कस किया अपन ने। अब बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला, कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस। इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो भी अपन देख लेते हैं। तो बच्चों ना इसमें मैं कुछ एक चार्ट बनाता हूँ, डेल्टा एच, डेल्टा एस, डेल्टा जी, लास्ट में आपका प्रोसेस। ठीक, तो इसमें कुछ मैं वैल्यूज लेता हूँ, किसी की प्लस किसी की माइनस, देन बात करेंगे प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो मैंने बच्चों कहा कि डेल्टा एच की वैल्यू, यस, डेल्टा एच की वैल्यू हम लोगों ने ले ली बच्चों यहाँ पे पॉजिटिव। सपोज डेल्टा एस पॉजिटिव, डेल्टा एस लिया हम लोगों ने नेगेटिव, और डेल्टा जी आपका यहाँ पे पॉजिटिव। अब बात को समझना ध्यान से, मैं आपसे कह रहा हूँ कि बच्चों डेल्टा जी तो निकालना है हमें रिजल्ट के अंदर, डेल्टा जी निकालना है, हम ये वैल्यूज लेते हैं। तो डेल्टा एच और डेल्टा एस अगर बच्चों एक की वैल्यू प्लस है एक की वैल्यू माइनस है, तो चलो बताओ आंसर क्या आएगा। यस, ये डेल्टा एच सिस्टम की है और ये भी डेल्टा एस बच्चों सिस्टम की है, दोनों सिस्टम की है। ठीक, तो डेल्टा एच मैंने बच्चों पॉजिटिव लिया और डेल्टा एस मैंने नेगेटिव लिया, तो बताओ फॉर्मूले में क्या था। फॉर्मूले में था आपका डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस। ठीक है, अब इस केस में डेल्टा जी फाइंड आउट करना है आपको, बट डेल्टा एच बच्चों हमारे साथ कैसा है, पॉजिटिव है, तो लिख लो आप पॉजिटिव उसके नीचे, देन माइनस का साइन। ठीक है, ओके। उसके बाद कहा है कि जो टी इंटू डेल्टा एस, बट डेल्टा एस बच्चों नेगेटिव है, तो ये पहले से माइनस है और ये टर्म भी माइनस होगा, तो माइनस माइनस क्या होगा, वो प्लस हो जाएगा, इसका मतलब ये भी आपका पॉजिटिव। ओवरऑल बच्चों डेल्टा जी कैसा हो गया, पॉजिटिव। अरे समझ में आ रहा है, ओवरऑल बच्चों डेल्टा जी अगर पॉजिटिव हो गया ये बिल्कुल सही है, और डेल्टा जी पॉजिटिव हो गया है तो उसका मतलब प्रोसेस कैसा होगा, ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस, ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस। ये फर्स्ट पॉइंट समझ में आया बच्चों, डेल्टा एच अपन ने रखा पॉजिटिव, ठीक है, डेल्टा एस अपन ने रखा नेगेटिव, वो माइनस माइनस प्लस, ओवरऑल डेल्टा जी पॉजिटिव आएगा, डेल्टा जी पॉजिटिव आने मतलब प्रोसेस विल बी ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस इन नेचर।
सिर्फ आपको एक कैलकुलेशन करनी है, बाकी और कुछ नहीं है। अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट। अब बच्चों मैंने कहा कि चलो ऐसा करते हैं, डेल्टा एच की वैल्यू को माइनस कर देते हैं अभी, और डेल्टा एच आपका माइनस और ये आपका पॉजिटिव। चलो बताओ डेल्टा जी कैसा आएगा जल्दी से। रखो आप डेल्टा जी, डेल्टा एच बच्चों कैसा माइनस, तो ठीक है, ये हो गया आपका डेल्टा जी, डेल्टा एच आपका माइनस, ओके, देन माइनस टी इंटू डेल्टा एस, डेल्टा एस, डेल्टा एस बच्चों कैसा है पॉजिटिव, वो प्लस माइनस माइनस रहेगा, ये पूरा होल टर्म माइनस और ये सामने भी माइनस, तो माइनस माइनस वो सब बच्चों माइनस में ही रहेगा। इसका मतलब डेल्टा जी यहाँ पे नेगेटिव भी आने वाला है, और डेल्टा जी नेगेटिव आने का मतलब प्रोसेस ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। यस, ये नेगेटिव में आएगा तो प्रोसेस यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑलवेज स्पॉन्टेनियस इन नेचर। ठीक है, प्रोसेस हमेशा स्पॉन्टेनियस होगा। नेक्स्ट थर्ड कंडीशन लेते हैं, डेल्टा एस पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, ये दोनों पॉजिटिव है, तो बताओ डेल्टा जी कैसा आएगा। डेल्टा एच भी पॉजिटिव है और डेल्टा एस भी पॉजिटिव है, ये दोनों पॉजिटिव है, तो डेल्टा जी कैसा आएगा। बिल्कुल बच्चों, ये प्लस वो प्लस, प्लस माइनस माइनस। अब बट कंडीशन तो ये है कि भाई क्वेश्चन में कौन सी वैल्यू ग्रेटर है, तो मैं कह रहा हूँ कि डेल्टा जी, डेल्टा एच अपन ने पॉजिटिव लिया, 1 सेकेंड, डेल्टा एच हम लोगों ने पॉजिटिव लिया, ठीक है, और माइनस में टी इंटू डेल्टा एस भी आपका पॉजिटिव है, ठीक है, तो ये प्लस माइनस क्या होगा माइनस, और ये बच्चों कैसा है प्लस। अब डिसाइड ये करो कि डेल्टा एच मैग्नीट्यूड बड़ा है कि टी इंटू डेल्टा एस का मैग्नीट्यूड बड़ा है। अगर बच्चों टी इंटू डेल्टा एस का मैग्नीट्यूड बड़ा होगा तो आंसर नेगेटिव आएगा, ये बात समझ में आ रही है। तो टी इंटू डेल्टा एस का अगर अगर बच्चों मैग्नीट्यूड बड़ा है तो इसका मतलब यहाँ पे टेम्परेचर कैसा है, हाई टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसा होगा, हाई टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर हाई होगा तो ही बच्चों उस केस के अंदर टी इंटू डेल्टा एस जो है ना, जो नेगेटिव आ रहा था, इसका मैग्नीट्यूड आपका बड़ा हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड छोटा हो जाएगा। तो अपन बोलेंगे कि अगर बच्चों डेल्टा एच पॉजिटिव है, डेल्टा एस पॉजिटिव है, और उस केस में अगर टेम्परेचर बच्चों हाई होगा तो तभी आपका डेल्टा जी कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। अरे समझ में आ रहा है, अगर टेम्परेचर हाई होगा तो डेल्टा जी नेगेटिव, अगर बच्चों टेम्परेचर लो होता तो डेल्टा जी प्लस आता। ये पॉइंट समझ में आया ना। तो डेल्टा एस दोनों अगर बच्चों पॉजिटिव है और बाकी आपका डेल्टा जी की बात कर रहे हैं, तो डेल्टा जी आपका नेगेटिव तब आएगा जब टेम्परेचर आपका हाई होगा। तो इसका मतलब टेम्परेचर हाई होना चाहिए, और टेम्परेचर बच्चों हाई हो जाएगा तो डेल्टा जी आपका नेगेटिव आएगा, और डेल्टा जी नेगेटिव आएगा तो प्रोसेस कैसा हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस। बस ध्यान रखना टेम्परेचर होना चाहिए हाई, तभी बच्चों प्रोसेस क्या होगा यहाँ पे, स्पॉन्टेनियस। ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, अब बच्चों का कि मैंने ए भी पॉजिटिव है सर, ए भी पॉजिटिव है, अब बताओ वाला वाला लास्ट रिजल्ट की बात कर देते हैं, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, इधर भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है। इसके भी दो केस अपन रीड कर लेते हैं साथ, टोटल जितने केस हो सकते हैं वो केस अपन ने लिए हैं। अब बच्चों दोनों माइनस है, देखो डेल्टा एच भी माइनस है और इधर आपका डेल्टा एस भी माइनस है, दोनों माइनस है। फिर से वही कहानी आएगी कि सर वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे आपका माइनस रहेगा, तो किसका मैग्नीट्यूड बड़ा होगा, तो फिर से वही कहानी। तो अगर मैं बच्चों कहूँ कि डेल्टा जी की वैल्यू अगर आपकी पॉजिटिव आ रही है, तो बताओ डेल्टा जी पॉजिटिव कब आएगा, जब टेम्परेचर हाई होना चाहिए। बिकॉज ये पूरा टर्म देखो ना, ये पूरा टर्म डेल्टा एस माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस, अगर टी इंटू डेल्टा एस का मैग्नीट्यूड बड़ा हो रहा है, अगर टेम्परेचर हाई हो रहा है, तो मतलब हाई अगर टेम्परेचर होगा तो ही उस केस के अंदर बच्चों प्रोसेस में डेल्टा जी पॉजिटिव आएगा। प्रोसेस आने का मतलब प्रोसेस विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस। और लास्ट केस की अगर बात कर दें, ये दोनों नेगेटिव हैं, बट बच्चों मैग्नीट्यूड डेल्टा एच का बड़ा हो गया, तो इसका मतलब जो टेम्परेचर वो कम होना चाहिए। तो अपन बोलेंगे कि यहाँ पे डेल्टा जी आपका माइनस तभी आएगा जब टेम्परेचर आपका लो होगा और प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस इन नेचर, प्रोसेस आपका हो जाएगा स्पॉन्टेनियस। तो इस टेबल में अगर किसी को डाउट है तो आप बिल्कुल डिस्कस कर सकते हो मेरे साथ अभी।
क्योंकि इसके ऊपर बच्चों डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। सो हम ये यार आपको देखो टेम्परेचर कैसे पहचानते हैं, पहचानना कुछ नहीं है, ये सिर्फ मैथमेटिकल डेरिवेशंस की बात है, ये सिर्फ मैथमेटिकल थिंकिंग और कुछ नहीं है। तो बच्चों डिस्कस करते हैं कि जो चेंज हम लोग देख रहे थे है ना, वो आपका स्टैंडर्ड कंडीशन पे नहीं था। अगर मैं आपसे बोलूं कि स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, तो स्टैंडर्ड गिव फ्री एनर्जी का मतलब बच्चों वहां पे नॉट लगाएंगे अपन। तो फ्रॉम द कंडीशन हो, ये बच्चों कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी, टेम्परेचर 298 केल्विन एंड प्रेशर इज 1 atm या फिर बच्चों 1 बार। ठीक है, ये तो आपकी स्टैंडर्ड कंडीशंस होती हैं। तो बच्चों डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या बनेगा, फिर डेल्टा जी नॉट हो जाएगा, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी इंटू डेल्टा एस नॉट। ठीक है, ये बनता है इसका बेसिक से फॉर्मूला, अगर बच्चों क्वेश्चंस में दे रखा है आपको स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी। बाकी जो भी कैलकुलेशन कर रहे हैं वो आसान से कैलकुलेशन आपकी हो जाती है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि डेल्टा जी नॉट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिलेशन क्या है। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा था हमने, डेल्टा जी नॉट एंड बच्चों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, इन दोनों के बीच में, ठीक है, रिलेशन आपका क्या होगा। तो इसके रिलेशंस की बात कर लें तो हम लोग पढ़ते हैं बच्चों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303। यहाँ से एनआरटी होता है तो आपका मोल्स 1 है, 1 मोल्स को लेकर अपन बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आर इंटू टी, बाकी आपका यहाँ से हो जाएगा लॉग बेस 10, बाकी बच्चों ये हो जाएगा आपका यहाँ से क्यू। ठीक है, बाकी पता है कि अगर कंडीशन बच्चों इक्विलिब्रियम की आने वाली है, इफ कंडीशन इज इक्विलिब्रियम, अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी तो फिर इस केस में डेल्टा जी कितना हो जाता है, जीरो। इक्विलिब्रियम कंडीशन पे डेल्टा जी की वैल्यू जीरो, और क्यू जो होगा वो बन जाएगा बच्चों के इक्विलिब्रियम। तो आप जिन्हें सब्स्टिट्यूट कर दो तो डेल्टा जी आपका जीरो, बाकी आपका ये टर्म बचेगा, क्यू आपका के हो जाएगा। तो फिर यहाँ से रिजल्ट आपका हो जाएगा डेल्टा जी नॉट दैट इज इक्वल टू माइनस 2.303 आरटी लॉग बेस 10, और बच्चों यहाँ से के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो डेल्टा जी नॉट और के इक्विलिब्रियम के अंदर आपको ये रिजल्ट देखने को मिलता है। और किस कंडीशन बच्चों होता है, जब केमिकल रिएक्शन किस में आती है, इक्विलिब्रियम कंडीशन को फॉलो करती है। समझ में आ रहा है? अच्छा, बाकी मैं इस रिजल्ट को ऐसे भी लिख सकता हूँ कि सर डेल्टा जी नॉट दैट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के नेचुरल लॉग। तो यहाँ से नेचुरल लॉग एल एन के इज इक्वल टू फिर क्या लिख सकते हैं अपन, माइनस में डेल्टा जी नॉट डिवाइड बाई आर इंटू टी। ठीक है, तो यहाँ से के की बच्चों वैल्यू क्या हो जाएगी, तो k इज इक्वल टू आ जाएगा e की पावर माइनस नेचुरल लॉग है ना एक्सपोनेंशियल, तो e की पावर कितना हो जाएगा आपका डेल्टा जी नॉट डिवाइड बाई आर इंटू टी। ठीक है, तो ये भी रिजल्ट आपसे पूछ सकता है, तो आपको लिखना इसी तरीके से है, मैं लिखना सिखा दे रहा हूँ, बाकी तो आसान है। अगर बच्चों मान लो यहाँ पे नेचुरल लॉग नहीं होता, एल एन के ना होता, अगर यहाँ पे आपका लॉग बेस 10 के होता तो फिर आंसर क्या होता, अगर लॉग बेस 10 होता तो फिर के की वैल्यू आपकी हो जाती है 10 की पावर में, और 10 की पावर में क्या होता है आपका माइनस में डेल्टा जी नॉट डिवाइड बाई नीचे होता 2.303 इंटू आर इंटू टी। ठीक है, तो फिर ये रिजल्ट आपको देखने को मिलता है, यहाँ तक क्लियर होगा। अच्छा, डेल्टा जी और ईएमएफ ऑफ सेल क्या रिलेशन होता है, डेल्टा जी और ईएमएफ ऑफ सेल, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एनएफ ई नॉट सेल, ये अपन पढ़ते हैं। डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एनएफ ईएमएफ ऑफ सेल, यस, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एनएफ ई सेल। एन यहाँ पे होता है नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स, एफ होता है आपका फैराडे कांस्टेंट 96500 कूलॉम, ईएमएफ ऑफ सेल। बाकी ध्यान देना है कि बच्चों कोई भी सेल अगर वर्किंग कंडीशन में है तो इसका मतलब उसका ई सेल ग्रेटर देन जीरो होता है, और डेल्टा जी सेल आपका लेस देन जीरो होता है। यहाँ तक क्लियर हुआ? चलो, अब हम लोग कर लेते हैं इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस और फिर चलेंगे आगे। अभी इसमें बचा है मेरा थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है वो अपन कल के लेक्चर में देख लेंगे। बाकी अभी हम लोग करने वाले हैं इसके ऊपर कुछ अच्छे क्वेश्चंस। लगभग आपका चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो गया है, बट कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। मैंने बच्चों यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा, दी डेल्टा जी नॉट फॉर ए रिएक्शन एट 27 डिग्री सेल्सियस
इज x किलो कैलोरी, ठीक है, x किलो कैलोरी। इफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, if equilibrium constant is 100, then x is, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन अपन एक बार देखते हैं कैसा है। क्वेश्चन बच्चों बोला गया है कि द डेल्टा जी नॉट और ये रिएक्शन, कोई रिएक्शन है, उस रिएक्शन के लिए आपको डेल्टा जी नॉट के बारे में बताना है, ठीक, ओके। और टेम्परेचर गिवन है आपका 27 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ से वो उसकी वैल्यू है डेल्टा जी नॉट ही है रिएक्शन, रिएक्शन का डेल्टा जी नॉट, यस। रूम टेम्परेचर है 27, रूम टेम्परेचर पे कितना है, x किलो कैलोरी। तो फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे आपकी 100, तो फिर x क्या होगा, ये पूछा गया है। चलो सॉल्व करो, बताओ इसका आंसर क्या आना चाहिए। तो देखते हैं अपन इसका सॉल्यूशन। डेल्टा जी नॉट के बारे में बात कर रहा है, के बारे में बात कर रहा है। तो डेल्टा जी नॉट और के का रिलेशन, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस में आर इंटू टी, और बाकी आपका एल एन के, ये होता है रिलेशन। तो डेल्टा जी नॉट उसने बोला है ना कि भाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो डेल्टा जी यहाँ पे जीरो था, तो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस होता है ना फॉर्मूला आपका। हाँ, तो इसलिए आपका डेल्टा जी जीरो हो गया, तो डेल्टा जी नॉट आपका माइनस आर इंटू टी एल एन के। तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू हो गया आपका माइनस में 2.3, आप पहले लिख लो। बाकी बच्चों आर इंटू टी लॉग बेस 10, नेचुरल लॉग से अपन ने लॉग बेस 10 में चेंज कर दिया। बाकी बच्चों डेल्टा जी नॉट की वैल्यू कितनी है, x किलो कैलोरी। आप कैलोरी में करना है तो फिर आपका x इंटू 10⁻³ कर दो इसे, इक्वल टू माइनस में 2.3। आर की वैल्यू बच्चों, कैलोरी की बात वैल्यू बताई थी, ठीक है, इंटू टी बच्चों कितना 27 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में 300 हो जाएगा। बाकी आपका लॉग बेस 10, और के की वैल्यू कितनी होगी, यस, की वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट कितना है, कांस्टेंट 100 है ना, मतलब ले सकते हैं इसे 10 की पावर 2, ये लॉग बेस 10 ही है वो, 10 की पावर 2 अपन लिख सकते हैं बच्चों 100, ठीक है, सॉल्व करने के लिए। तो फिर यहाँ से आपका हो गया ये x इंटू 10⁻³ दैट इज इक्वल टू 2.3, ठीक है, ये हो गया। बाकी यहाँ से इसकी करेंगे मल्टीप्लाई 600, सामने से 2 आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1200, तो -2.3 इंटू 1200 डिवाइड बाई, नीचे बच्चों हो जाएगा ये 10⁻³ मतलब 1000। सॉल्व करेंगे ना सभी को, नहीं होती, इजी सा याद रखें। जो है फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, फॉर spontaneous reaction when delta H and delta S both are positive, both are positive and question mark। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि फेवरेबल कंडीशंस कौन सी होंगी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को डिफाइन करने के लिए, जहां बच्चों डेल्टा एच और डेल्टा एस कैसे होने चाहिए, आपके पॉजिटिव होने चाहिए। तो क्या देखें, तो इसके एक बार सॉल्यूशन में डेल्टा एच बच्चों उसने कहा है पॉजिटिव, डेल्टा एस रिएक्शन कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और साथ में उसने डेल्टा एस बोला है, और ये भी कैसा होना चाहिए, आपका पॉजिटिव होना चाहिए। तो हमें पता है बच्चों फॉर्मूला कि डेल्टा जी इक्वल टू होता है डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस। अभी हम लोगों ने टेबल बनाई थी ना, वहीं से क्वेश्चन है। तो डेल्टा एच पॉजिटिव है, डेल्टा एस पॉजिटिव है, तो ये भी टर्म आपका पॉजिटिव है, इधर ये पॉजिटिव है। बट हमें बताना है कि बच्चों डेल्टा जी कैसा होना चाहिए, नेगेटिव, बिकॉज तभी प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस इन नेचर। तो डेल्टा जी नेगेटिव कैसा आएगा, क्या कंडीशन होगी। तो फॉर कंडीशन ऑफ स्पॉन्टेनियस, तो बच्चों अपन लिख सकते हैं कि डेल्टा एच जो है, डेल्टा एच उसकी वैल्यू कम होनी चाहिए किससे, टी इंटू डेल्टा एस से। मैं बात कर रहा हूँ बच्चों मैग्नीट्यूड की। मुझे बताओ डेल्टा एच सर पॉजिटिव है, ठीक है, टी इंटू डेल्टा एस ये आपका नेगेटिव आएगा, बिकॉज डेल्टा एस तो पॉजिटिव है, प्लस और माइनस ये मल्टीप्लाई वो माइनस होगा। तो टी इंटू डेल्टा एस का जो मैग्नीट्यूड होगा वो नेगेटिव के साथ होगा, डेल्टा एच बच्चों पॉजिटिव के साथ होगा। आपको चाहिए क्या, डेल्टा जी नेगेटिव चाहिए। तो बताओ फिर यहाँ से क्या होना चाहिए, नेगेटिव तभी आ सकता है जब टी इंटू डेल्टा एस का जो मैग्नीट्यूड है वो बड़ा हो जाए।
और डेल्टा एच का मैग्नीट्यूड छोटा हो जाए, वही है ना। तो दिस इज द आंसर, ये ऑप्शन में आपको दे रखा होगा, उसको ध्यान देना है। और बिल्कुल समझ में आया ना, तो दिस इज द आंसर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। यस, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं ना, एक बार आप मुझे टेक्स्ट कर दो। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। मैंने बच्चों कहा कि हमारे पास है ऐसी रिएक्शन दे रखी है 2H, ठीक है, ये गैस की फेज में है। यहाँ से आपका ये H2, ये भी गैस की फेज में है। आपसे बोला है कि एक रिएक्शन दे रखी है, अब इस रिएक्शन के अंदर बता रहे हैं कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। करेक्ट ऑप्शन, देखो रिएक्शन फीजिबल है बच्चों, आप समझो रिएक्शन फीजिबल हो रही है। अब रिएक्शन फीजिबल है तो उसके हिसाब से करेक्ट ऑप्शन कौन कौन से होंगे, तो मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। ए ऑप्शन, इन सब के अंदर डेल्टा एच और डेल्टा एस की वैल्यू दे रखी है। फर्स्ट ऑप्शन में बच्चों दे रखा है कि डेल्टा एस पॉजिटिव, इसके अंदर भी पॉजिटिव। बी ऑप्शन में दे रखा है कि यहाँ पे नेगेटिव और ये वैल्यू भी नेगेटिव। सी ऑप्शन में दिया है कि ये नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है। और डी ऑप्शन में दिया है कि ये आपका पॉजिटिव है, ये आपका नेगेटिव है। ठीक है, फिजिबल, तो इन चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन ऐसा होगा जो बच्चों फिजिबिलिटी को डिफाइन करेगा अकॉर्डिंग टू डेल्टा एच एंड डेल्टा एस। तो चलो चेक करते हैं। यहाँ बच्चों ना 2H लिखा है, 2H का मतलब ये मॉलिक्यूल नहीं है, ये बच्चों एटम है। अरे 2H का मतलब क्या है, दो एटम है हाइड्रोजन के, ठीक है। इधर बच्चों H2 लिखा है, H2 ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, दिस इज द मॉलिक्यूल। तो वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन H2 गैस का फॉर्मेशन। तो मुझे बताओ, यहाँ पे रिएक्शन बैलेंस है ऑलरेडी, वो ठीक है। बट यहाँ पे कॉफिशिएंट कितना है इसका, 2। यहाँ पे कॉफिशिएंट H2 कितना है, 1 कॉफिशिएंट है, समझ में आ रहा है। तो डेल्टा एन जी बोलो जल्दी से, डेल्टा एन जी लेस देन 0। अगर डेल्टा एन जी लेस देन 0 होगा, अरे बताओ मुझे, डेल्टा एन जी बच्चों लेस देन 0 होगा तो डेल्टा एस कैसा होगा, लेस देन 0 होगा। अरे समझ में आ रहा है, डेल्टा एन जी पर डेल्टा एस डिपेंड करता है ना, डेल्टा एन जी बच्चों छोटा होगा तो डेल्टा एस भी छोटा होगा ना। तो डेल्टा एस मतलब बच्चों यहाँ पे नेगेटिव होना चाहिए। अरे समझ में आ रहा है बच्चों, डेल्टा एस मस्ट बी नेगेटिव। तो ये ऑप्शन कैसे, बी और डी, और बी और डी में चेक करें तो बच्चों आपका डेल्टा एच, तो डेल्टा एच कैसा होना चाहिए, तो चेक करो। ये बच्चों एटम है, देखो 2H, ये एटम है और ये मॉलिक्यूल है। दोनों में से स्टेबल कौन है, तो H2 जो बच्चों है ना वो मॉलिक्यूल है, H सिंगल बॉन्ड H, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो बताओ H और 2H, H और H2 दोनों में से स्टेबल कौन है, यस H2 इज मोर स्टेबल। अगर बच्चों प्रोडक्ट अधिक स्टेबल होता है, आपको पता है मैंने, अगर स्टेबिलिटी और प्रोडक्ट बच्चों मैक्सिमम होती है तो उस केस में प्रोसेस विल बी एक्सोथर्मिक इन नेचर। तो इसका मतलब जो गिवन रिएक्शन है बच्चों वो क्या होगी, आपकी डेल्टा एच नेगेटिव होगी। देखो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। डेल्टा एच नेगेटिव, अगर बच्चों डेल्टा एच नेगेटिव होगा तो बताओ आंसर फिर कौन सा होना चाहिए, ये कैंसिल हो गया, पॉजिटिव तो नहीं होना चाहिए। डेल्टा एच नेगेटिव होने का मतलब बी ऑप्शन इज करेक्ट। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का था, जेई मेंस का। तो बहुत ही आपको बेसिक सी बातें पता होनी चाहिए, बाकी क्वेश्चंस आपको पता है कितने आसान है, इजीली आपसे सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को, ओके। बाकी बच्चों बात करते हैं अपन, बाकी इसके और क्वेश्चंस हैं वो अपन कल क्लास में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट अपन हेडिंग लेते हैं, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्ड लॉ के हिसाब से बच्चों इसमें कुछ भी नहीं है, क्वेश्चंस आते नहीं इसके ऊपर, बट स्टेट, तो मैं लिखूंगा पहले स्टेटमेंट, सिर्फ स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए। एट 0 केल्विन द एंट्रोपी ऑफ the entropy of pure perfect crystalline solid is taken as zero। बस इसको ध्यान रखना है कि बच्चों अगर टेम्परेचर होता है 0 केल्विन, उस केस में कोई भी आपका होता है प्योर परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो उस केस में जो एंट्रोपी है बच्चों उसकी वो कितना होना चाहिए, 0 केल्विन। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट देखो ये तो स्टेटमेंट है, बस इसको ध्यान रखो, ठीक है, अगर आएगा तो आप टिक कर देना। बाकी बच्चों बात करते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी, उसको अपन कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, बताओ मुझे।
क्या अपन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी, हम लोग डेल्टा ई, हम लोग एंट्रोपी की बात करते हैं तो बच्चों डेल्टा एस करते हैं ना फाइंड आउट। अरे समझ में आ रहा है? बट यहां से इसने क्या कहा है, सोचो, थर्ड लॉ ने क्या कहा है, थर्ड लॉ ने कहा कि आप एंट्रोपी की वैल्यू मतलब एस की वैल्यू आपकी यहाँ पे 0 है अगर टेम्परेचर होता है आपका 0 केल्विन फॉर द परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वी कैन कैलकुलेट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी। तो ये स्टेटमेंट ध्यान रखना है, थर्ड लॉ के हिसाब से आप एंट्रोपी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है उसे कैलकुलेट कर सकते हो, बट सेकंड लॉ के हिसाब से आप सिर्फ चेंज इन एंट्रोपी कैलकुलेट कर सकते हो। बट बच्चों यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, ठीक है, जिनकी परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड होने के बावजूद भी उनकी जो एंट्रोपी है बच्चों, वो एब्सोल्यूट एंट्रोपी वो 0 नहीं होती है। जैसे कुछ गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे NO आ गया, N2O आ गया, नेक्स्ट बात करें CO हो गया, CO2 हो गया। नेक्स्ट थर्ड की बात करें मिक्सचर्स ऑफ आइसोटॉप्स, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका स्टेटमेंट आ चुका है। मिक्सचर्स ऑफ आइसोटॉप्स हमेशा उसकी एंट्रोपी बच्चों कितनी होती है, एब्सोल्यूट 0 होती है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं आइस। आइस नहीं पूछा बट आ सकता है, आइस इज इंपॉर्टेंट। तो आइस की जो आपकी 0 केल्विन पे जो एब्सोल्यूट एंट्रोपी होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो ये कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, ये कुछ मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखे हैं, इन सब की आपकी जो वैल्यू है वो आपको ध्यान रखना है। समझ में आया ना यहाँ तक? यस, तो यहाँ पे हमारा थर्मोडायनेमिक्स हो जाता है फिनिश, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स हो जाता है बच्चों ओवर, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर से थर्मोकेमिस्ट्री, ठीक है। कल का लेक्चर नहीं हुआ था तो इसलिए अपन ने आज इसको लिया। कल अपन जब क्लास में मिलेंगे तो बच्चों बात करेंगे न्यूमेरिकल्स के बारे में। आज जो पढ़ा है उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व होंगे, क्या ट्रिक होगी, और थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट। चलो।